1 बज गया था। फैयाज़ इमरान को उसकी कोठी के करीब उतार कर चला गया। बाएं बाग का दरवाज़ा बंद हो चुका था। इमरान फाटक हिलाने लगा। ऊँघते हुए चौकीदार ने हाँक लगाई। प्यारे चौकीदार, मैं हूँ तुम्हारा खादिम अली इमरान, SSD PhD लंदन। कौन? छोटे सरकार। चौकीदार फाटक के करीब आकर बोला। हुजूर, मुश्किल है। दुनिया का हर बड़ा आदमी कह रहा है कि वह मुश्किल ही नहीं जो आसान हो जाए। बड़े सरकार का हुक्म है कि फाटक ना खोला जाए। अब बताइए। बड़े सरकार तक कन्फ्यूशियस का पैगाम पहुंचा दो। जी सरकार, चौकीदार को खड़ा होकर बोला। उनसे कह दो कन्फ्यूशियस ने कहा है कि अंधेरी रात में भटकने वाले ईमानदारों के लिए अपने दरवाजे खोल दो। मगर बड़े सरकार ने कहा है। हाँ बड़े सरकार, उन्हें चीन में पैदा होना था। खैर, तुम उन तक कन्फ्यूशियस का ये पैगाम ज़रूर पहुंचा देना। मैं क्या बताऊं? चौकीदार कांपती हुई आवाज़ में बोला। अब आप कहाँ जाएंगे? फ़कीर ये सुहानी रात किसी कब्रिस्तान में बसर करेगा। मैं आपके लिए क्या करूं? दुआए मग़फ़िरत। अच्छा टाटा। इमरान चल पड़ा और फिर आधे घंटे बाद वह टिपटॉप नाइट क्लब में दाखिल हो रहा था। लेकिन दरवाजे में कदम रखते ही इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट के एक डिप्टी डायरेक्टर से मुठभेड़ हो गई, जो उसके पापा की क्लास फेलो भी रह चुके थे। ओह साहबजादे, तुम इधर भी दिखाई देने लगे हो? जी हाँ, अक्सर फ्लैश खेलने के लिए चला जाता हूँ। इमरान ने सिर झुकाकर बड़ी आज्ञाकारिता से कहा। प्लाशा तो अब तक प्लाश भी? जी हाँ, कभी कभी नशे में दिल चाहता है। ओह, शराब भी पीने लगे हो? वाह, क्या अर्ज़ करूँ, कसम ले लीजिए, जो कभी तन्हा पी हो। अक्सर शराबी तवाइफें भी मिल जाती हैं जो पिलाए बगैर मानती ही नहीं। लाहौल बिला कुव्वत। तो तुम आजकल रहमान साहब का नाम उछाल रहे हो? अब आप ही फरमाइए। इमरान मायूसी से बोला। आपको शरीफ लड़की ना मिले तो क्या किया जाए? वैसे कसम ले लीजिए, जब कोई मिल जाती है तो मैं तवाइफों पर लानत भेजकर खुदा का शुक्र अदा करता हूँ। शायद रहमान साहब को इसकी खैर खबर नहीं। अगर उनसे मुलाकात हो तो कन्फ्यूशियस का यह कलाम दोहरा दीजिएगा कि जब किसी ईमानदार को अपनी ही छत के नीचे पनाह नहीं मिलती तो अंधेरी गलियों में भौंकने वाले कुत्तों से दोस्ती कर लेता है। डिप्टी डायरेक्टर उसे घूरता हुआ बाहर चला गया। इमरान ने सीटी बजाने वाले अंदाज में होंठ सिकोड़ कर हॉल का अंदाज लिया। उसकी नज़रें एक मेज़ पर रुक गईं, जहाँ एक खूबसूरत औरत अपने सामने पोर्ट की बोतल रखे सिगरेट पी रही थी। गिलास आधे से ज़्यादा खाली था। इमरान उसके करीब पहुंचकर रुक गया। क्या मैं यहाँ बैठ सकता हूँ लेडी जहांगीर? वह ज़रा झुककर बोला। ओ तुम? लेडी जहांगीर अपनी दाहिने भाव उठाकर बोली। नहीं, हरगिज़ नहीं। कोई बात नहीं, इमरान मासूमियत से मुस्कुराकर बोला। कन्फ्यूशियस ने कहा था। मुझे कन्फ्यूशियस से कोई दिलचस्पी नहीं, वह झुंझला कर बोली। तो D.H. लॉरेंस का एक जुमला सुन लीजिए। मैं कुछ नहीं जानती, तुम यहाँ से हट जाओ। लेडी जहांगीर गिलास उठाती हुई बोली। ओह, इसका ख्याल कीजिए कि आप मेरी मंगेतर भी रह चुकी हैं। शट अप, आपकी मर्ज़ी। मैं तो सिर्फ आपको ये बताना चाहता था कि आज सुबह से ये मौसम बहुत खुशगवार था। वह मुस्कुरा पड़ी। बैठ जाओ, उसने कहा और एक ही सांस में गिलास खाली कर दी। वह थोड़ी देर तक अपनी नशीली आंखें इमरान के चेहरे पर जमाई रही, फिर सिगरेट का एक लंबा कश लेकर आगे झुकते हुए आहिस्ता से बोली। मैं अब भी तुम्हारी हूँ। मगर सर जहांगीर, इमरान बड़ी मायूसी से बोला। दफन करो उसे। हाय, तो क्या मर गए? इमरान घबराकर खड़ा हो गया। लेडी जहांगीर हंस पड़ी। तुम्हारी हिमाकतें बड़ी प्यारी होती हैं, वह अपनी बाईं आंख दबाकर बोली और इमरान ने शर्म कर सिर झुका लिया। क्या पियोगे? लेडी जहांगीर ने थोड़ी देर बाद पूछा। दही की लस्सी। दही की लस्सी? ही, शायद तुम नशे में हो। ठहरिए, इमरान बौखला कर बोला। मैं 1 बजे के बाद सिर्फ कॉफ़ी पीता हूँ। 6 बजे शाम से 12 बजे रात तक रम पीता हूँ। रम? लेडी जहांगीर ने मुँह सुकड़ कर बोली। तुम अपने टेस्ट के आदमी नहीं मालूम होते। रम तो सिर्फ गंवार पीते हैं। नशे में ये भूल जाता हूँ कि मैं गंवार नहीं हूँ। तुम आजकल क्या कर रहे हो? सब्र, इमरान ने लंबी सांस लेकर कहा। तुम ज़िंदगी के किसी हिस्से में भी संजीदा नहीं हो सकते। लेडी जहांगीर मुस्कुराकर बोली। ओह, आप यही समझती हैं? इमरान की आवाज़ बेहद दर्दनाक हो गई। आखिर मुझ में कौन से कीड़े पड़े हुए थे कि तुमने शादी से इनकार कर दिया था? लेडी जहांगीर ने कहा।
मैंने कब इनकार किया था? इमरान रोनी सूरत बनाकर बोला। मैंने तो आपके वालिद साहब को सिर्फ शेर सुनाए थे, मुझे क्या मालूम था कि उन्हें शेर व शायरी से दिलचस्पी नहीं, वरना मैं नस्र में गुफ्तगू करता। वालिद साहब की राय है कि तुम परले सिरे के अहमक और बदतमीज़ हो, लेडी जहांगीर ने कहा, और चूँकि सर जहांगीर उनके हम में लिहाजा। शट अप, लेडी जहांगीर भन्ना कर बोली। बहरहाल मैं यूं ही तरफ तरफ का मर जाऊंगा। इमरान की आवाज़ फिर दर्दनाक हो गई। लेडी जहांगीर गौर से उसका चेहरा देख रही थी। क्या वाकई तुम्हें अफसोस है? उसने आहिस्ता से पूछा। यह तुम पूछ रही हो, और वह भी इस तरह से जैसे तुम्हें मेरे बयान पर शक हो। इमरान की आंखों में न सिर्फ आंसू छलक आए बल्कि बहने भी लगे। अरे नो माय डियर, इमरान डार्लिंग, क्या कर रहे हो तुम? लेडी जहांगीर ने उसकी तरफ रुमाल बढ़ा दिया। मैं इसी गम में मर जाऊंगा, वह आंसू खुश करता हुआ बोला। नहीं, तुम्हें शादी कर लेनी चाहिए, लेडी जहांगीर ने कहा, और मैं तो हमेशा तुम्हारी ही रहूँगी। वह दूसरा गिलास भर रही थी। सब यही कहते हैं, कई जगह से रिश्ते भी आ चुके हैं, कई दिन हुए। जस्टिस फारूक की लड़की का रिश्ता आया था, घर वालों ने इनकार कर दिया, लेकिन मुझे वह रिश्ता कुछ पसंद है। पसंद है? लेडी जहांगीर हैरत से बोली। तुमने उनकी लड़की को देखा है? हाँ, वही ना, जो रीटा है, वर्थ स्टाइल के बाल बनाती है और आमतौर से काला चश्मा लगाए रखती है। जानते हो वह काला चश्मा क्यों लगाती है? लेडी जहांगीर ने पूछा। नहीं, लेकिन अच्छी लगती है, लेडी जहांगीर ने कहका लगाया। इसलिए काला चश्मा लगाती है कि उसकी एक आँख खराब है। हाय, इमरान उछल पड़ा। और शायद इसी वजह से तुम्हारे घर वालों ने रिश्ता मंजूर नहीं किया। तुम उसे जानती हो? इमरान ने पूछा। अच्छी तरह से, और आजकल मैं उसे बहुत खूबसूरत आदमी के साथ देखती हूँ। शायद वह भी तुम्हारी तरह अहमक होगा। कौन है वह? मैं उसकी गर्दन तोड़ दूंगा, इमरान तमक कर बोला। फिर अचानक चौंक कर खुद ही बड़बड़ाने लगा। लाहौल बिलाकुबत, भला मुझसे क्या मतलब? बड़ी हैरत अंगेज़ बात है कि एक इंतहाई खूबसूरत नौजवान कानी लड़के से शादी करे। वाकई वह दुनिया का 8वां अजूबा होगा, इमरान ने कहा। क्या मैं उसे जानता हूँ? पता नहीं, कम से कम मैं तो नहीं जानती, और जिसे मैं नहीं जानती वह उस शहर के किसी आला ख़ानदान का आदमी नहीं हो सकता। कब से देख रही हो उसे? यही कोई 15-20 दिन से। क्या वे यहाँ भी आते हैं? नहीं, मैंने उन्हें किसी कामिनों में अक्सर देखा है। मिर्ज़ा गालिब ने ठीक ही कहा है। नाले सरमाए यक आलम हो, आलम कफ़े खाक आसमां बैज़ाए कुमरी नज़र आता है मुझे। मतलब क्या हुआ? लेडी जहांगीर ने पूछा। पता नहीं, इमरान ने बड़ी मासूमियत से कहा, और ख्यालों में डूबकर मेज़ पर तबला बजाने लगा। सुबह तक बारिश ज़रूर होगी, लेडी जहांगीर अंगड़ाई लेकर बोली। सर जहांगीर आजकल नज़र नहीं आते, इमरान ने कहा। 1 माह के लिए बाहर गए हुए हैं। गुड, इमरान मुस्कुराकर बोला। क्यों? लेडी जहांगीर उसे अर्थपूर्ण नज़रों से देखने लगी। कुछ नहीं, कन्फ्यूशियस ने कहा है। मत बोल करो, लेडी जहांगीर चिढ़ कर बोली। वैसे ही बाय द वे, क्या तुम्हारा रात भर का प्रोग्राम है? नहीं, ऐसा तो नहीं। क्यों? मैं अपनी तन्हाई में बैठकर रोना चाहता हूँ। तुम बिल्कुल गधे हो, बल्कि गधे से भी बदतर। मैं भी यही महसूस करता हूँ। क्या तुम मुझे अपनी छत के नीचे रोने का मौका दोगी? कन्फ्यूशियस ने कहा है। इमरान प्लीज़ शट अप। लेडी जहांगीर, मैं एक लंडूरे मुल्क की तरह उदास हूँ। चलो उठो, लेकिन अपने कन्फ्यूशियस को यहीं छोड़ो। चलो, बोरियत मुझसे बर्दाश्त नहीं होती। तकरीबन आधे घंटे बाद इमरान लेडी जहांगीर की ख्वाबगाह में खड़ा उसे आंखें फाड़ फाड़ कर देख रहा था। लेडी जहांगीर के जिस्म पर सिर्फ नाइट गाउन था। वह अंगड़ाई लेकर मुस्कुराने लगी। क्या सोच रहे हो? उसने भराई हुई आवाज़ में पूछा। मैं सोच रहा था कि आखिर किसी त्रिकोण के तीनों कोनों का जोड़ 90 डिग्री के 2 कोनों के बराबर क्यों होता है? फिर बकवास शुरू कर दी तुमने। लेडी जहांगीर की नशीली आंखों में झल्लाहट नज़र आने लगी। माय डियर लेडी जहांगीर, अगर मैं साबित कर दूं कि 90 डिग्री का कोण कोई चीज़ ही नहीं, तो दुनिया का बहुत बड़ा आदमी हो सकता हूँ। जहन्नुम में जा सकते हो, लेडी जहांगीर बुरा सा मुँह बनाकर बड़बड़ाई। जहन्नुम? क्या तुम्हें जहन्नुम पर यकीन है? इमरान, मैं तुम्हें धक्के देकर निकाल दूंगी। लेडी जहांगीर, मुझे नींद आ रही है। सर जहांगीर के बेडरूम में उनका स्लीपिंग सूट होगा, पहन लो। शुक्रिया। ख्वाबगाह किधर है? सामने वाला कमरा, लेडी जहांगीर ने कहा और बेचैनी से टहलने लगी। इमरान ने सर जहांगीर के कमरे में घुसकर अंदर से दरवाज़ा बंद कर लिया।
لیڈی جہانگیر ٹہلتی رہی۔ 10 منٹ گزر گیا۔ آخر وہ جھنجھلا کر سر جہانگیر کے خوابگاہ کے دروازے پر آئی۔ دھکا دیا لیکن اندر سے چٹکنی چڑھا دی گئی تھی۔ کیا کرنے لگے عمران؟ اس نے دروازہ تھپتھپانا شروع کر دیا لیکن جواب ندارد۔ پھر اسے ایسا محسوس ہوا جیسے عمران خراٹے بھر رہا ہو۔ اس نے دروازے سے کان لگا دیا۔ سچ میں خراٹے ہی کی آواز تھی۔ پھر دوسرے لمحے وہ کرسی پر کھڑی ہو کر دروازے کے اوپری شیشے سے کمرے کے اندر جھانک رہی تھی۔ اس نے دیکھا عمران کپڑے اور جوتے پہنے ہوئے سر جہانگیر کے پلنگ پر خراٹے لے رہا ہے اور اس نے بجلی بھی نہیں بجھائی تھی۔ وہ اپنے ہونٹوں کو دائرے کی شکل میں سکوڑے عمران کو کسی بھوکی بلی کی طرح گھور رہی تھی۔ پھر اس نے ہاتھ مار کر دروازے کا ایک شیشہ توڑ دیا۔ نوکر شاید سرونٹ کوارٹر میں سوئے ہوئے تھے ورنہ شیشے کے چھناکے ان میں سے ایک آدھے کو ضرور جگا دیتے۔ یہ اور بات ہے کہ عمران کی نیند پر ان کا ذرا برابر بھی اثر نہیں پڑا۔ لیڈی جہانگیر نے اندر ہاتھ ڈال کر چٹکنی نیچے گرا دی۔ نشے میں تو تھی ہی، جسم کا پورا زور دروازے پر دے رکھا تھا۔ چٹکنی کھلتے ہی دونوں پٹ کھلے اور وہ کرسی سمیت خوابگاہ میں جا گری۔ عمران نے اس دھیمی آواز میں کراہ کر کروٹ بدلی اور بڑبڑانے لگا، ہاں ہاں، سنتھیلک گیس کی وہ کچھ میٹھی میٹھی سی ہوتی ہے۔ پتہ نہیں وہ جاگ رہا تھا یا خواب میں بڑبڑایا تھا۔ لیڈی جہانگیر فرش پر بیٹھی اپنی پیشانی پر ہاتھ پھیر کر بسور رہی تھی۔ 2-3 منٹ بعد وہ اٹھی اور عمران پر ٹوٹ پڑی۔ سور کمینے، یہ تمہارے باپ کا گھر ہے؟ فوٹو نکالو یہاں سے۔ اسے بری طرح جھنجھوڑ رہی تھی۔ عمران بوکھلا کر اٹھ بیٹھا۔ ہائے، کیا سب بھاگ گئے؟ دور ہو جاؤ یہاں سے۔ لیڈی جہانگیر نے اس کا کالر پکڑ کر جھٹکا مارا۔ ہاں ہاں، سب ٹھیک ہے۔ عمران اپنا گریبان چھڑا کر پھر لیٹ گیا۔ اس بار لیڈی جہانگیر نے اسے بالوں سے پکڑ کر اٹھایا۔ ہائے، کیا ابھی نہیں گیا؟ عمران جھلا کر اٹھ بیٹھا۔ ہم نہیں، آدم قد آئینہ رکھا ہوا تھا۔ وہ تو آپ ہیں، آئینے میں اپنا عکس دیکھ کر بولا۔ پھر وہ اس طرح مکہ بنا کر اٹھایا جیسے اس پر حملہ کرے گا۔ وہ ذرا آہستہ آہستہ آئینے کی طرف بڑھ رہا تھا، جیسے کسی دشمن سے مقابلہ کرنے کے لیے پھونک پھونک کر قدم رکھ رہا ہو۔ پھر اچانک سامنے سے ہٹ کر ایک کنارے پر چلا گیا۔ آئینے کے قریب پہنچ کر دیوار سے لگ کر کھڑا ہو گیا۔ لیڈی جہانگیر کی طرف دیکھ کر اس طرح ہونٹوں پر انگلی رکھ لی جیسے وہ آئینے کے قریب نہیں بلکہ کسی دروازے سے لگا کھڑا ہو اور اس بات کا انتظار کر رہا ہو کہ جیسے ہی دشمن دروازے میں قدم رکھے گا وہ اس پر حملہ کر بیٹھے گا۔ لیڈی جہانگیر حیرت سے آنکھیں پارے اس کی یہ حرکت دیکھ رہی تھی، لیکن اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہتی عمران نے پیترا بدل کر آئینے میں گھوسا رسید کر دیا۔ ہاتھ میں جو چوٹ لگی تو ایسا معلوم ہوا جیسے وہ ایکائک ہوش میں آیا ہو۔ لا حول ولا قوت، وہ آنکھیں مل کر بولا اور کھسیانی ہنسی ہنسنے لگا۔ اور پھر لیڈی جہانگیر کو بھی ہنسی آ گئی، لیکن وہ جلدی ہی سنجیدہ ہو گئی۔ تم یہاں کیوں آئے تھے؟ اوہ، میں شاید بھول گیا تھا، میں شاید اداس تھا۔ لیڈی جہانگیر، تم بہت اچھی ہو، میں رونا چاہتا ہوں۔ اپنے باپ کی قبر پر رونا، نکل جاؤ یہاں سے۔ لیڈی جہانگیر کنفیوژس، شٹ اپ۔ لیڈی جہانگیر اتنی زور سے چیخی کہ اس کی آواز بھر آ گئی۔ بہت بہتر، عمران آگیاکاریتا کے انداز میں سر ہلا کر بولا، گویا لیڈی جہانگیر نے بہت سنجیدگی اور نرمی سے اسے کوئی نصیحت کی تھی۔ یہاں سے چلے جاؤ۔ بہت اچھا، عمران نے کہا اور اس کمرے سے نکل کر لیڈی جہانگیر کے خوابگاہ میں چلا گیا۔ وہ اس کی مسہری پر بیٹھنے ہی جا رہا تھا کہ لیڈی جہانگیر طوفان کی طرح اس کے سر پر پہنچ گئی۔ اب مجبوراً مجھے نوکروں کو جگانا پڑے گا، اس نے کہا۔ اوہو، تم کہاں تکلیف کرو گی، میں جگا دیتا ہوں۔ کوئی خاص کام ہے؟ عمران، میں تمہیں مار ڈالوں گی، لیڈی جہانگیر دانت پس کر بولی۔ مگر کسی سے اس کا ذکر مت کرنا ورنہ پولیس۔ خیر، میں مرنے کے لیے تیار ہوں، اگر چھری تیز نہ ہو تو تیز کر دوں۔ اگر ریوالور سے مارنے کا ارادہ ہے تو میں اس کی رین دوں گا۔ سناٹے میں آواز دور تک پھیلتی ہے۔ البتہ زہر ٹھیک رہے گا۔ عمران، خدا کے لیے، لیڈی جہانگیر بے بسی سے بولی۔ خدا کیا، میں اس کے غلاموں کے لیے بھی اپنی جان قربان کر سکتا ہوں جو مزاج یار میں آئے۔ تم چاہتے کیا ہو؟ لیڈی جہانگیر نے پوچھا۔ 2 چیزوں میں سے ایک۔ کیا؟ موت یا صرف 2 گھنٹے کی نیند؟ کیا تم گدھے ہو؟ مجھ سے پوچھتی تو میں پہلے ہی بتا دیتا کہ بالکل گدھا ہوں۔ جہنم میں جاؤ۔ لیڈی جہانگیر اور نہ جانے کیا بکتی ہوئی سر جہانگیر کی خوابگاہ میں چلی گئی۔ عمران نے اٹھ کر اندر سے دروازہ بند کر دیا، جوتے اتارے اور کپڑوں سمیت بستر میں گھس گیا۔
یہ سوچنا قطعی غلط نہ ہوگا کہ عمران کے قدم بنا مقصد ٹپ ٹاپ نائٹ کلب کی طرف اٹھ گئے تھے۔ اسے پہلے ہی خبر تھی کہ سر جہانگیر آج شہر میں مقیم نہیں ہے، اور وہ یہ بھی جانتا تھا کہ ایسے موقع پر لیڈی جہانگیر اپنی راتیں کہاں گزارتی ہیں۔ یہ بھی حقیقت تھی کہ لیڈی جہانگیر کسی زمانے میں اس کی منگیتر رہ چکی تھی، اور خود عمران کی حماقتوں کی وجہ سے شادی نہیں ہو سکی تھی۔ سر جہانگیر کی عمر لگ بھگ 60 سال ضرور رہی ہوگی، لیکن جسم کی مضبوطی کے کارن وہ بہت زیادہ بوڑھے نہیں معلوم ہوتے تھے۔ عمران دم سادے لیٹا رہا۔ آدھا گھنٹہ گزر گیا۔ اس نے کلائی پر بندھی ہوئی گھڑی دیکھی اور پھر اٹھ کر خوابگاہ کی روشنی بند کر دی۔ پنجوں کے بل پر چلتا ہوا لیڈی جہانگیر کی خوابگاہ کے دروازے پر آیا، جو اندر سے بند تھا۔ اندر گہری نیلی روشنی تھی۔ عمران نے دروازے کے شیشے کے اندر جھانکا۔ لیڈی جہانگیر مسہری پر اوندھی پڑی بے خبر سو رہی تھی۔ عمران پہلے کی طرح احتیاط سے چلتا ہوا سر جہانگیر کی لائبریری میں داخل ہوا۔ یہاں اندھیرا تھا۔ عمران نے جیب سے ٹارچ نکال کر روشنی کی۔ کافی لمبا چوڑا کمرہ تھا، چاروں طرف بڑی بڑی الماریاں اور درمیان میں 3 لمبی لمبی میزیں۔ بہرحال یہ نجی لائبریری سے زیادہ پبلک ریڈنگ روم معلوم ہو رہا تھا۔ پوروی سرے پر لکھنے کی ایک میز تھی۔ عمران سیدھا اسی طرف بھاگا۔ جیت سے وہ پرچہ نکالا جو اسے خوفناک عمارت کے رہسیہ طریقے سے مرنے والے کے پاس ملا تھا۔ وہ اسے غور سے دیکھتا رہا اور میز پر رکھے ہوئے کاغذات الٹنے لگا۔ تھوڑی دیر بعد وہ حیرت سے آنکھیں پھاڑ ایک رائٹنگ پیڈ کے لیٹر ہیڈ کی طرف دیکھ رہا تھا۔ اس کے ہاتھ میں دبے ہوئے کاغذ میں اور اس میں کوئی فرق نہ تھا۔ دونوں پر ایک ہی قسم کے نشان تھے، اور یہ نشان سر جہانگیر کے پوروجوں کے کارناموں کی یادگار تھے، جو انہوں نے مغلیہ دور حکومت میں سر انجام دیے تھے۔ سر جہانگیر کے ان نشانوں کو اب تک استعمال کر رہے تھے۔ ان کے کاغذات پر اس کے نام کی بجائے اکثر یہی نشان چھپے ہوئے تھے۔ عمران نے میز پر رکھے کاغذات کو پہلے سی ترتیب میں رکھ دیا اور چپ چاپ لائبریری سے نکل گیا۔ لیڈی جہانگیر کے بیان کے مطابق سر جہانگیر ایک ماہ سے غائب تھے، تو پھر عمران کا ذہن چوکیاں بھرنے لگا۔ آخر اس معاملات سے جہانگیر کا کیا تعلق؟ خوابگاہ میں واپس آنے سے پہلے اس نے ایک بار پھر اس کمرے میں جھانکا جہاں لیڈی جہانگیر سو رہی تھی، اور مسکراتا ہوا اس کمرے میں چلا گیا جہاں اسے خود سونا تھا۔ صبح 9 بجے لیڈی جہانگیر اسے بری طرح سے جھنجھوڑ جھنجھوڑ کر جگا رہی تھی۔ ویل ڈن ویل ڈن۔ عمران ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھا اور مسہری پر اکڑو بیٹھ کر اس طرح تالی بجانے لگا جیسے کسی کھیل کے میدان میں بیٹھا ہوا کھلاڑیوں کو داد دے رہا ہو۔ یہ کیا بےہودگی ہے؟ لیڈی جہانگیر جھنجلا کر بولی۔ اوہ سوری۔ وہ چونک کر لیڈی جہانگیر کو حیران نظروں سے دیکھتا ہوا بولا۔ ہیلو لیڈی جہانگیر، فرمائیے، صبح صبح کیسے تکلیف کی؟ تمہارا دماغ تو خراب نہیں ہو گیا؟ لیڈی جہانگیر نے انتہائی غصے سے کہا۔ ہو سکتا ہے، عمران نے برا سا منہ بنا کر کہا اور اپنے نوکروں کے نام لے لے کر انہیں پکارنے لگا۔ لیڈی جہانگیر اسے چند لمحے گھورتی رہی، پھر بولی، براہ کرم اب تم یہاں سے چلے جاؤ، ورنہ… ہائے، تم مجھے میرے گھر سے نکالنے والی کون ہو؟ عمران اچھل کر کھڑا ہو گیا۔ جو تمہارے باپ کا گھر ہے۔ لیڈی جہانگیر کی آواز بند ہو گئی۔ عمران چاروں طرف حیرانی سے دیکھنے لگا، پھر اس طرح اچھلا جیسے اچانک سر پر کوئی چیز گری ہو۔ ارے میں کہاں ہوں؟ کمرہ تو میرا معلوم نہیں ہوتا۔ اب جاؤ، ورنہ مجھے نوکروں کو بلانا پڑے گا۔ نوکروں کو بلا کر کیا کرو گی؟ میرے لائق خدمت؟ ویسے تم غصے میں بہت حسین لگتی ہو۔ شٹ اپ۔ اچھا، کچھ نہیں کہوں گا، عمران بسور کر بولا اور پھر مسہری پر بیٹھ گیا۔ لیڈی جہانگیر اسے کھا جانے والی نظروں سے گھورتی رہی۔ اس کی سانس پھول رہی تھی اور چہرہ سرخ ہو گیا تھا۔ عمران نے جوتے پہنے، ہوٹی سے کوٹ اتارا اور پھر اتنے سے لیڈی جہانگیر کی شنگار میں اس پر جم گیا، اور پھر اپنے بال درست کرتے وقت اس طرح گنگنا رہا تھا جیسے سچ مچ اپنے کمرے میں بیٹھا ہو۔ لیڈی جہانگیر دانت پیس رہی تھی، لیکن ساتھ ہی بے بسی کے بھاؤ بھی اس کے چہرے پر ابھر آئے تھے۔ ٹاٹا۔ عمران دروازے کے قریب پہنچ کر مڑا اور احمقوں کی طرح مسکراتا ہوا باہر نکل گیا۔ اس کا ذہن بالکل صاف ہو گیا تھا۔ پچھلی رات کی جانکاری ہی اس کی تسلی کے لیے کافی تھی۔ مرے ہوئے آدمی کے ہاتھ میں رہسیہ ڈھنگ سے میڈم سے سر جہانگیر کے لیٹر پیڈ کا پائے جانا اس بات کی دلیل ہے کہ اس معاملے میں سر جہانگیر کا کچھ نہ کچھ تعلق ضرور ہے، اور شاید سر جہانگیر شہر میں ہی موجود تھے۔ ہو سکتا ہے کہ لیڈی جہانگیر یہ نہ جانتی ہو
इमरान को आकर्षक आदमी की फिक्र थी जिसे इन दिनों जज साहब की लड़की के साथ देखा जा रहा था। देख लिया जाएगा, वह आहिस्ता से बड़बड़ाया। उसका इरादा तो नहीं था कि घर की तरफ जाए, मगर जाना ही पड़ा। घर गए बगैर मोटरसाइकिल किस तरह मिलती। उसे यह भी मालूम करना था कि खौफनाक इमारत दरअसल थी किसकी। अगर उसका मालिक गांव वालों के लिए अजनबी था तो जाहिर है कि उसने इस इमारत खुद ही बनवाई होगी, क्योंकि इमारत बहुत पुराने ढंग से बनी हुई थी। लिहाजा ऐसी सूरत में यही सोचा जा सकता था कि मौजूदा मालिक ने भी उसे किसी तरह ख़रीदा ही होगा। घर पहुंचकर इमरान की शामत ने उसे पुकारा। बड़ी भी शायद पहले से ही भरी बैठी थी। इमरान की सूरत देखते ही आग बबूला हो गई। कहाँ था रे कमीने? ओहो अम्मा भी, गुड मॉर्निंग डियरेस्ट। मॉर्निंग के बच्चे, मैं पूछती हूँ रात कहाँ था? वह अम्मा भी क्या बताऊँ, वह हज़रत मौलाना बल्कि मर्शिदी मौलाई सैयदना जिगर मुरादाबादी है ना, लाहौल विला खूबर। मतलब यह कि मौलवी तफज्जुल हुसैन क़िबला की खिदमत में रात हाजिर था। अल्लाह अल्लाह, क्या बुजुर्ग हैं अम्मा भी। बस ये समझ लीजिए कि मैं आज से नमाज शुरू कर दूँगा। अरे कमीने कुत्ते, तू मुझे बेवकूफ़ बना रहा है? बड़ी भी झुंझलाई हुई मुस्कुराहट के साथ बोली। अरे तौबा अम्मा भी। इमरान ज़ोर से अपना मुंह पीटने लगा। आपके कदमों के नीचे मेरी जन्नत है। और फिर सुरैया को आता देखकर इमरान ने जल्द से जल्द वहाँ से खिसक जाना चाहा। बड़ी भी बराबर बड़बड़ाए जा रही थी। अम्मा भी, आप खामखा अपनी तबीयत ख़राब कर रही हैं, दिमाग में खुश्की चढ़ जाएगी, सुरैया ने आते ही कहा। अरे ये भाईजान, उनको खुद के हवाले कीजिए। इमरान कुछ न बोला। अम्मा भी को बड़बड़ाते छोड़कर तो नहीं जा सकता था। शर्म नहीं आती, बाप की पगड़ी उछालते फिर रहे हैं। सुरैया ने अम्मा भी के किसी मिसरे पर गिरह लगाई। हाय, तो क्या अब्बा जान ने पगड़ी बांधनी शुरू कर दी? इमरान आनंदित लहजे में बोला। अम्मा भी दिल की मरीज़ थी, कमज़ोर भी थी, लिहाजा उन्हें गुस्सा आ गया। ऐसी हालत में हमेशा उनका हाथ जूती की तरफ जाता था। इमरान इत्मीनान से ज़मीन पर बैठ गया और फिर तरातर की आवाज़ के अलावा और कुछ नहीं सुन सका। अम्मा भी जब उसे जी भर कर पीट चुकी तो उन्होंने रोना शुरू कर दिया। सुरैया उन्हें दूसरे कमरे में घसीट ले गई। इमरान की चाचाजाद बहनों ने उसे घेर लिया। कोई उसकी कोट की धूल झाड़ रही थी और कोई टाई की गांठ दुरुस्त कर रही थी। एक ने सिर पर चंपी शुरू कर दी। इमरान ने जेब से सिगरेट निकाल कर सुलगाया और इस तरह खड़ा रहा जैसे वह बिल्कुल तन्हा हो। 2-4 कश लेकर उसने अपने कमरे की राह ली। उसकी चचाजाद बहनें जरीना और सूफिया एक दूसरे का मुंह ही देखती रह गईं। इमरान ने कमरे में आकर बेल्ट हैट एक तरफ उछाल दी, कोट मसहरी पर फेंका और एक आराम कुर्सी पर गिरकर ऊँघने लगा। रात वाला कागज़ अभी उसके हाथ में दबा हुआ था। उस पर कुछ हिंसे लिखे हुए थे, कुछ पैमाइशें थीं। ऐसा मालूम होता था जैसे किसी बरही ने कोई चीज़ करने से पहले उसके मुख्तलिफ हिस्सों के अनुपात का अंदाज़ा लगाया हो। ज़ाहिर तौर पर उस कागज़ के टुकड़े की कोई अहमियत नहीं थी, लेकिन उसका ताल्लुक़ एक अज्ञात लाश से था, ऐसे आदमी की लाश से जिसका कत्ल बड़ी रहस्यमय स्थिति में हुआ था, और उस हालत में यह दूसरा कत्ल था। इमरान को इस सिलसिले में पुलिस या इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट की व्यवस्था की कोई जानकारी नहीं थी। उसने फैयाज से यह भी मालूम करने की कोशिश नहीं की थी कि पुलिस ने इन हादसों के बारे में क्या राय कायम की है। इमरान ने कागज़ का टुकड़ा अपने सूटकेस में डाल दिया और दूसरा सूट पहनकर दोबारा बाहर जाने के लिए तैयार हो गया। थोड़ी देर बाद उसकी मोटरसाइकिल उसी कस्बे की तरफ जा रही थी जहां वह खौफनाक इमारत थी। कस्बे में पहुंचकर इस बात का पता लगाने में दिक्कत नहीं हुई कि वह इमारत पहले किसकी मलकियत थी। इमरान कस्बे के एक ज़िम्मेदार आदमी से मिला जिसने इमारत जज साहब को बेच दी थी। अब से 8 साल पहले की बात है। उसने बताया, अयाज साहब ने वह इमारत हमसे ख़रीदी थी। मरने से पहले भी उसे कानूनी तौर पर शहर के किसी जज साहब के नाम कर गए। अयाज साहब कौन थे? पहले कहाँ रहते थे? इमरान ने सवाल किया। हमें कुछ नहीं मालूम। इमरान ख़रीदने के बाद 3 साल तक जिंदा रहे, लेकिन किसी को कुछ न मालूम हो सका कि वह कौन थे और पहले कहाँ रहते थे। उनके साथ एक नौकर था जो अभी इमारत के सामने वाले एक हिस्से में रहता है, यानी कब्र का वह मुजाविर, इमरान ने कहा, और बूढ़े आदमी ने हाँ में सिर हिला दिया। वह थोड़ी देर तक कुछ सोचता रहा, फिर बोला, वह कब्र भी अयाज साहब ही ने खोजी थी। हमारे ख़ानदान वालों को तो इसकी जानकारी नहीं थी। वहाँ पहले कभी कोई कब्र नहीं थी। हमने अपने बुजुर्गों से भी उसके बारे में कुछ नहीं सुना। ओह, इमरान घूरता हुआ बोला।
भला कब्र किस तरह खोजी गई थी? उन्होंने ख्वाब में देखा था कि इस जगह पर कोई शहीद मर्द दफन है। दूसरे ही दिन कब्र बनानी शुरू कर दी। खुद ही बनानी शुरू कर दी? इमरान ने हैरत से पूछा। जी हाँ, वे अपना सारा काम खुद ही करते थे। काफ़ी दौलतमंद भी थे, लेकिन उन्हें कंजूस नहीं कहा जा सकता क्योंकि वह दिल खोल कर खैरात करते थे। जिस कमरे में लाश मिली थी उसकी दीवारों पर प्लास्टर है, लेकिन दूसरे कमरे में नहीं। इसकी क्या वजह है? प्लास्टर भी अयाज साहब ने किया था खुद ही? जी हाँ। इस पर यहाँ कस्बे में तो बड़ी खानाफूसी हुई होगी। कतई नहीं जनाब, जब भी यहाँ लोगों का यही ख्याल है कि अयाज साहब कोई पहुँचे हुए बुज़ुर्ग थे, और मेरा ख्याल है कि उनका नौकर भी बुजुर्गी से खाली नहीं। कभी ऐसे लोग भी अयाज साहब से मिलने के लिए आए थे जो यहाँ वालों के लिए अजनबी रहे हों? जी नहीं, मुझे तो याद नहीं। मेरा ख्याल है कि उनसे कोई भी मिलने के लिए नहीं आया। अच्छा, बहुत शुक्रिया। इमरान बूढ़े आदमी से हाथ मिलाकर अपनी मोटरसाइकिल की तरफ बढ़ गया। अब वह उस इमारत की तरफ जा रहा था। उसके जहन में एक साथ कई ख्याल थे। अयाज ने वह कब्र खुद ही बनाई थी और कमरे में प्लास्टर खुद ही किया था। क्या वह एक अच्छा राजगीर भी था? कब्र वहाँ पहले नहीं थी। वह अयाज ही की खोज थी। उसका नौकर आज भी कब्र से चिमटा हुआ। आखिर क्यों? उसी एक कमरे में प्लास्टर करने की क्या ज़रूरत थी? इमरान इमारत के करीब पहुँच गया। भारी बैठक जिसमें कब्र का मुजाविर भी रहता था खुली हुई थी और वह खुद भी मौजूद था। इमरान ने उस पर एक उछटती हुई नज़र डाली। अधेड़ उम्र का मजबूत कदकाठी का आदमी था। चेहरे पर घनी दाढ़ी और आंखें सुर्ख थीं। शायद वह हमेशा ऐसी ही रहती थी। इमरान ने 2-3 बार जल्दी जल्दी पलकें झपकाई और फिर उसके चेहरे पर पुराने बेवकूफ़ी के लक्षण उभर आए। क्या बात है? उसे देखते ही नौकर ने ललकारा। मुझे आपकी दुआ से नौकरी मिल गई है, इमरान विनम्र लहजे में बोला। सोचा आपकी खिदमत करता चलूं। भाग जाओ। कब्र का मुजाविर सूख सूख आंखें निकालने लगा। अब इतना न तर पाइए, इमरान हाथ जोड़कर बोला। बस आखिरी दरख्वास्त करूँगा। कौन हो तुम? क्या चाहते हो? मुजाविर एकाएक नरम पड़ गया। लड़का, बस एक लड़के के बगैर घर सूना लगता है। यह हज़रत 30 साल के बच्चे की आरज़ू है। 30 साल? तुम्हारी उम्र क्या है? मुजाविर उसे घूरने लगा। 25 साल। भागो, मुझे लौंडा बनाते हो? अभी भस्म कर दूंगा। आप गलत समझे यह हज़रत, मैं अपने बाप के लिए कह रहा था। दूसरी शादी करने वाले हैं। जाते हो या? मुजाविर उठता हुआ बोला। सरकार, इमरान हाथ जोड़कर विनम्र लहजे में बोला, पुलिस आपको बेहद परेशान करने वाली है। भाग जाओ, पुलिस वाले गधे हैं। वह फ़कीर का क्या बिगाड़ लेंगे? फ़कीर के साए में 2 खून हुए होंगे। पुलिस जज साहब की लड़की से क्यों नहीं पूछती कि वह एक मुस्टंडे को लेकर यहाँ क्यों आई थी? या हज़रत, पुलिस वाकई गधी है। आप कुछ रास्ता दिखाइए। तुम खुफिया पुलिस हो ना? नहीं सरकार, मैं एक अखबार का रिपोर्टर हूँ। कोई नई खबर मिल जाएगी तो पेट भरेगा। हाँ अच्छा, बैठ जाओ। मैं इसे बर्दाश्त नहीं कर सकता कि वह मकान जहाँ एक बुज़ुर्ग का मज़ार बदकारी का अड्डा बने। पुलिस को चाहिए कि उसकी रोकथाम करे। यह हज़रत, मैं बिल्कुल नहीं समझा। इमरान मायूसी से बोला। मैं समझाता हूँ। मुजाविर अपनी सूख सूख आंखें फाड़ कर बोला। 14 तारीख को जज साहब की लौंडिया अपने यार को लेकर यहाँ आई थी और घंटों अंदर रही। आपने एतराज़ नहीं किया? मैं होता तो दोनों के सर फाड़ देता। तौबा तौबा, इतने बड़े बुजुर्ग के मज़ार पर। इमरान अपना मुंह पीटने लगा। बस खून के घूंट पीकर रह गया। क्या करूं? मेरे मुर्शिद मकान उन लोगों को दे गए, वरना बता देता। आपके मुर्शिद? हाँ हज़रत अयाज रहमतुल्लाह अलैह, वे मेरे पीर थे। इस मकान का ये कमरा मुझे दे गए ताकि मज़ार शरीफ की देखभाल करता हूँ। अयाज साहब का मज़ार शरीफ कहाँ है? इमरान ने पूछा। कब्रिस्तान में। उनकी तो वसीयत थी कि मेरी कब्र बराबर कर दी जाए, कोई निशान ना रखा जाए। तो जज साहब की लड़की को पहचानते हैं आप? हाँ पहचानता हूँ, वह कानी है। हाँ, इमरान ने सीने पर हाथ मारा। मुजाविर उसे घूरने लगा। अच्छा हज़रत, 14 की रात को वह यहाँ आई थी और 16 की सुबह को लाश पाई गई। एक नहीं, अभी हज़ारों मिलेगी। मुजाविर को जलाल आ गया। मज़ार शरीफ की बेहुरमती है। मगर सरकार, मुमकिन है कि वह उसका भाई रहा हो। हरगिज़ नहीं, जज साहब का कोई लड़का नहीं है। तब तो फिर मामला ही। इमरान अपना दाहिना नाखून खुजाने लगा। इमरान वहाँ से भी चल पड़ा हुआ। वह फिर कस्बे के अंदर वापस जा रहा था। 3 घंटे तक वह मुख्तलिफ लोगों से पूछताछ करता रहा और फिर शहर की तरफ रवाना हो गया।
Please viewers subscribe my channel, like, share my videos. Thanks for watching.